हमारे YouTube चैनल द्वारा लाइव आयोजित की जा रही कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से व्याकरण आधारित विशेष कक्षाओं का आयोजन आप सभी विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं और जिसका आप सभी विद्यार्थी भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि आपके जो विषय अध्यापक हैं वो आप तक इसकी नियमित सूचना पहुंचा रहे होंगे। हम उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आज के उपविषय में हम ले रहे हैं, आज का जो उपविषय है वो है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूपांतरण से यह बोध हो कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है अथवा क्रिया है। या सरल शब्दों में अगर हम कहें कि वाच्य का अर्थ होता है जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि उसका जो रूप है वो कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है अथवा क्रिया के अनुसार है, तो इस रूप को ही हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के कितने भेद हैं? कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो वाच्य के मुख्यतः दो भेद हैं। मुख्यतः कितने भेद हैं? दो भेद हैं। वो कौन से हैं? कृत्रिवाच्य और अकृत्रिवाच्य। तो जो कृत्रिवाच्य है उसमें जो कर्ता है वो प्रधान होता है और क्रिया का रूप किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार होता है। जैसे हमने वाच्य की परिभाषा के दौरान आपको बताया था कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि क्रिया का जो रूप है वो किसके अनुसार है। अगर वो क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है, यानी कि वाक्य में कर्ता प्रधान हो, क्रिया उसी के अनुसार हो, उसे कहा जाता है कृत्रिवाच्य। और इसे आप इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव वॉइस, यानी कि वर्ब का जो रूप है वो किसके अनुसार है? सब्जेक्ट के अनुसार है। तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे राम पढ़ रहा है, इसके पश्चात अगर वाक्य होता सीता, तो सीता पढ़ रही है। आप यानी कि क्रिया का रूप क्या हो जाता? बदल जाता। अगर कर्ता हमारे पास पुल्लिंग था तो क्रिया भी क्या है? पुल्लिंग है। अगर कर्ता हमारे पास स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या हो जाता है? उसका भी रूप स्त्रीलिंग हो जाता है। मोहन खेल रहा है, गीता खेल रही है। इसी प्रकार अध्यापक पढ़ा रहे थे। अब अध्यापक क्या हैं? उनकी संख्या ज्यादा है, यानी कि बहुवचन के रूप में है, तो क्रिया का रूप यहाँ पर क्या हो गया है? बहुवचन हो गया है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं उन्हें कहा जाता है कृत्रिवाच्य, यानी कि एक्टिव वॉइस। अब इसके बाद हमने वाच्य का जो दूसरा भेद लिया था अकृत्रिवाच्य। अकृत्रिवाच्य जो है उसके दो भेद हैं, एक है कर्मवाच्य और दूसरा है भाववाच्य। देखिए, आपने इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और उसका विपरीत सुना होगा पैसिव वॉइस। यानी कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो उसमें दो ही रूप हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव में कर्ता प्रधान यानी कि सब्जेक्ट प्रधान होगा, और पैसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय, जिसमें कर्ता निष्क्रिय है। अब कर्ता निष्क्रिय हो गया है तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट प्रधान हो जाता है, यानी कि कर्म प्रधान हो जाता है। तो कर्मवाच्य में जिस वाक्य में कर्म प्रधान होगा उसे कहा जाएगा कर्मवाच्य। देखिए, हमने ऊपर वाक्य लिया था राम पढ़ रहा है और मोहन खेल रहा था, अध्यापक पढ़ा रहे थे, ये कृत्रिवाच्य के रूप थे। अब इसके पश्चात हम जब कर्मवाच्य में बात करते हैं तो इसमें कर्म प्रधान है। तो किस प्रकार कर्म प्रधान है? कृष्ण से कंस मारा गया, या कृष्ण द्वारा कंस मारा गया। तो इसमें प्रधानता किसकी है? कंस की। और करने वाला कौन है वैसे? कृष्ण। तो कृष्ण द्वारा कंस मारा गया। रीना को चाय दी गई, तो इसमें रीना कर्ता है और चाय क्या है? कर्म है। राम से पुस्तक लिखी जाती है। अब राम से पुस्तक लिखी जाती है। देखिए, क्रिया का रूप आप देख पा रहे हैं किसके अनुसार है? वो पुस्तक के अनुसार है, ना कि राम के अनुसार। अगर ये होता राम पुस्तक लिखता है, उसके लिए हम कहते हैं कि ये कृत्रिवाच्य है। लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं कि क्रिया का रूप किसके अनुसार हो रहा है? पुस्तक के अनुसार हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि ये वाक्य जो है ये कर्मवाच्य है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके तीसरे भेद की ओर, यानी कि तीसरा उपभेद कह सकते हैं कृत्रिवाच्य का जो दूसरा भाग है, जिसको कहते हैं भाववाच्य। अब भाववाच्य क्या होता है? जिसमें क्रिया का रूप क्रिया के ही अनुसार हो। इस वाक्य में भाव प्रधान हो, यानी कि क्रिया ही प्रधान हो, उसे कहा जाता है भाववाच्य। जिन वाक्यों में क्रिया की प्रधानता रहती है उसे कहा जाता है भाववाच्य। अब इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है? इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि कर्म के आधार पर जो क्रिया के हैं वो दो भेद हैं, यानी कि जितनी भी क्रियाएं हैं
उसके दो भेद हैं। एक है हमारे पास सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ता है, कर्म के ऊपर पड़ता है, और जिसमें क्रिया का फल कर्म के ऊपर नहीं पड़ता उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। इंग्लिश में इसे आप कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इसे आप कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे पास ऐसा कृत्रिवाच्य दिया हो जिसके अंदर कर्म दे रखा है, यानी कि जिसमें कर्म दे रखा है, आप उसका जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो वो वाच्य परिवर्तन किसके आधार पर होगा, कर्म वाच्य के रूप में होगा। और अगर आपको अकर्मक क्रिया दे रखी है यानी कि कर्म नहीं दे रखा, तो वहां पर जो क्रिया का रूपांतरण होगा वो भाववाच्य के रूप में होगा। यानी कि जो सकर्मक वाक्य हैं, सकर्मक क्रिया वाले जो वाक्य होते हैं, उनका वाच्य परिवर्तन होता है किसमें, कर्म वाच्य में, यानी कि एक्टिव का किसमें चेंज होता है, पैसिव वॉइस में। और अगर बात आती है अकर्मक की, तो अकर्मक का जो वाच्य परिवर्तन होता है वो होता है भाववाच्य में। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है, मुझसे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, थोड़ी देर सो लिया जाए। तो ये जो वाच्य हैं ये कहलाते हैं भाववाच्य। एक और उदाहरण देखिए, जैसे हम कहते हैं राम हंसता है। अब देखिए, हंसना जो क्रिया है वो एक अकर्मक क्रिया है, तो इसका अगर आप वाच्य परिवर्तन करना चाहेंगे तो ये कर्म वाच्य में नहीं होगा, इसका वाच्य परिवर्तन होगा भाववाच्य में। कैसे, राम द्वारा हंसा जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो परिवर्तन हुआ है ये किसके रूप में हुआ है, भाववाच्य, क्रिया का भाव बदल गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे पक्षी उड़ते हैं। तो पक्षी उड़ते हैं ये वाक्य भी क्या है, हमारे पास अकर्मक क्रिया का है। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब हमने क्रिया का जो स्वरूप था उसके बारे में बात की थी, क्रिया का चैप्टर हमने किया था विकारी और अविकारी शब्दों के अंतर्गत, तो मैंने आपको बताई थी कि अकर्मक और सकर्मक की पहचान करना बड़ा सरल है। कैसे कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी क्रियापद के आगे क्या लगाकर उसका उत्तर मिल जाए तो वो क्रिया कहलाएगी सकर्मक क्रिया। अगर आपको क्या का उत्तर नहीं मिल पा रहा तो वो कहलाएगी अकर्मक क्रिया। जैसे पक्षी उड़ते हैं, अब अगर आप उड़ते के आगे क्या लगाएंगे, पक्षी क्या उड़ते हैं, राम क्या हंसता है, सीता नाचती है, सीता क्या नाचती है, तो ये हमें क्या का उत्तर नहीं दे रही, तो ये क्रियाएं कहलाती हैं अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक, जैसे कि हम बात करते हैं मोहन खाता है, क्या खाता है, मोहन फल खाता है, तो क्या का उत्तर मिल रहा है, तो खाना क्रिया क्या मानी जाएगी कि वो सकर्मक क्रिया है। तो अब आपने जब वाच्य परिवर्तन करना है तो ध्यान रखना है, अगर आपको कृत्रिवाच्य के अंदर कर्म दे रखा है तो आप उसका कर्मवाच्य परिवर्तन करेंगे, अगर कर्म नहीं दे रखा तो आप उसका भाववाच्य परिवर्तन करेंगे। चलिए अब हम इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे होता है। देखिए, मैं रोटी खाता हूँ, तो मुझसे या मेरे द्वारा रोटी खाई जाती है। देखिए, मैं रोटी खाता हूँ, यहाँ पे क्रिया पुल्लिंग थी क्योंकि इसका रूप किसके अनुसार था, मैं के अनुसार, यानी कि कर्ता के अनुसार। लेकिन जब हमने इसका कर्मवाच्य परिवर्तन किया तो बन गया मुझसे रोटी खाई जाती है। तो ये खाई जाती है, इसका ये जो रूप बना है ये किसके अनुसार बना है, रोटी के अनुसार बना है। मैंने गाना गाया, तो मुझसे या मेरे द्वारा गाना गाया गया। तुम फूल तोड़ोगे, तुमसे फूल तोड़ा जाएगा। तो ये क्रिया के जो रूप हैं ये किसके अनुसार हैं, कर्म के अनुसार हैं, तो इन्हें कहा जाएगा कि ये कर्मवाच्य हैं। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य बनते हैं। कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य वो बनेंगे जिस कृत्रिवाच्य के अंदर कर्म दे रखा है, और अगर कृत्रिवाच्य में कर्म नहीं दे रखा यानी कि अकर्मक क्रियाएं हैं तो आपने क्या करना है, केवल उसके भाव में परिवर्तन करना है। वो कैसे होगा, देखिए, राम तेज दौड़ा है, राम से तेज दौड़ा जाता है। राधा नहीं सोती, राधा से सोया नहीं जाता। यानी कि इसमें करते क्या है, हम कर्ता के आगे से द्वारा या के द्वारा लगाया जाता है, और इस प्रकार भाववाच्य बनाने में कर्ता को कर्ण कारक में बदल दिया जाता है। यानी कि ये जो से, के द्वारा, ये या द्वारा, ये किसकी विभक्तियां हैं, ये कर्ण कारक की विभक्तियां हैं। आपको कारक के अंदर ये बात अच्छे से समझाई जा चुकी है।
तो आप इसको पुनः भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कृत्रिवाच्य से भाववाच्य का परिवर्तन करते हैं, उन क्रियाओं का करते हैं जिसके अंदर कर्म नहीं होता। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कर्मवाच्य या भाववाच्य से कृत्रिवाच्य कैसे बनाएंगे, क्योंकि कई बार पेपर के अंदर आपने देखा होगा इंग्लिश भाषा के अंदर भी कि पैसिव वॉइस दिया होता है और आपको क्या बनाना होता है, एक्टिव वॉइस बनाना होता है। तो चेंज पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। तो यहाँ हिंदी में भी इस प्रकार के प्रश्न आपको आ जाते हैं परीक्षा में, विशेष तौर पर कक्षा 10वीं के अंदर। राम से भागा नहीं जाता, तो आपको ये पता है राम से भागा नहीं जाता, तो इसके अंदर कर्म नहीं है। तो ये कौन सा उदाहरण है, ये भाववाच्य का उदाहरण है। अब इसका कृत्रिवाच्य क्या बनेगा, राम भाग नहीं सकता, मोहन से चला नहीं जाता, तो ये भी क्या है, भाववाच्य है। मोहन चल नहीं सकता, उठो अब खाया जाए, उठो अब खाएं। तो इसमें आपको हम चलते चलते एक बात और स्पष्ट कर देना चाहेंगे, जब भी आप कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य बनाएं या भाववाच्य बनाएं, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो क्रिया का अंतिम रूप है, जैसे ता है, ए, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक तरह का जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हैं। तो इनका जब वाच्य परिवर्तन होगा तो कृत्रिवाच्य के रूप में या कर्मवाच्य के रूप में या भाववाच्य के रूप में जब बात करते हैं तो इनका रूप वही रहेगा। देखिए ता है तो यहाँ भी अंत में क्या आया है, ता ही आया है। यहाँ पर ता था तो यहाँ पर भी ता ही आया है, ये इसकी पहचान है। यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए या ए ही आया है, इसका बहुवचन रूप ही आया है। हम कभी ये नहीं कह सकते उठो अब खाया जाए, आप इसको लिख दें उठो अब खाओ, नहीं, या उठो अब खाते हैं, ये गलत हो जाएगा, काल की दृष्टि से ये गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान किस चीज का रखना है, इसके अंदर एक तो आपको काल का ध्यान रखना है, विशेष तौर पर टेंस का जिसको आप कहते हैं, उसका उस समय का, क्योंकि क्रिया समय के अनुसार ही घटित होती है, उसका रूप रहेगा। और विशेष तौर पर बात आपको जो ध्यान रखने वाली है कि कृत्रिवाच्य के अंदर अगर आपको कर्म मिलता है, कर्म मिलेगा तो आप उसका करेंगे कर्मवाच्य परिवर्तन, और अगर आपको कर्म नहीं मिलता तो आप उसका करेंगे भाववाच्य परिवर्तन। आशा है आपको आज का जो उपविषय है वाच्य परिवर्तन का वो अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। आप इसका व्यापक अभ्यास कीजिए, आप अपने विषय अध्यापक से इसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई संशय हो तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। और इसके पश्चात हम मिलते हैं अगले हमारे उपविषय, वो है काल और उसके भेद, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा हम आपको सूचित कर देना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी आज पहली बार हमारी कक्षा से जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें, ताकि आपको जो भी ऑनलाइन कक्षा होती है उसकी पूर्व सूचना मिलती रहे और आप कक्षा से समय से जुड़ पाएं। और हमारी जो व्याकरण की कक्षाएं हैं वो सभी वीडियोस जो हैं वो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। आप जब चाहें अपनी समय और सुविधा के अनुसार उनको देखकर अभ्यास कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इसके बारे में और जानकारी चाहिए, आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो आपके विषय अध्यापक भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपके संशय का निवारण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।